ट्रेन में भगदड़ मची और मैं गिर गया, या लोगों ने धक्का दिया, मुझे एहसास नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। नीचे गिरा, बचने का कोशिश किया, नहीं बच पाया और ट्रेन के नीचे आकर के मेरा दोनों पैर ऑन स्पॉट कट गया। लगभग 2-3 घंटे मैं वहाँ पड़ा रहा। तो उस वक्त हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमने करने की भी कोशिश की, वो इसलिए कि मेरी एक रियल लाइफ थी। अंडर डिजेबिलिटी सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो है मेरे नाम हाँ, मैं जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे अचीवमेंट मिला। यूथ आइकन अवार्ड अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री द्वारा मुझे मिला, यूथ आइकन अवार्ड बिहार के नाम से। चौथा जो है अभी जोश टॉक मुझे बुलाया था और जोश टॉक का सेशन हुआ। जोश टॉक के बाद अभी पद्मश्री के लाइन में है। बिहार के इतिहास की बात की जाए तो समय समय पे बिहार में ऐसे लोग जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने बिहार का नाम बहुत ही आगे बढ़ाया है। बात की जाए अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो कहीं ना कहीं जो है कि भारत का नाम काफ़ी आगे उन्होंने बढ़ाया है और साथ ही साथ अपने प्रदेश यानी बिहार का भी नाम काफ़ी आगे बढ़ाया है। लेकिन इसी बिहार राज्य के वैशाली जिला के रहने वाले डॉक्टर संदीप जी, इन्होंने भी अपने बिहार का नाम बहुत ही आगे बढ़ाया है। ये किस जरिए से बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा बैठे और दोनों पैर गंवाने के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, हमको लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों की मदद का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है कि लोग इनके जैसे बनने की प्रेरणा जो है कि इनके माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं कि आखिर इन सब कहानियों की शुरुआत कैसे हुई। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक नई सोच समाज में जिस तरह से बातों को उठा करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूं कि यूं ही आप आगे बढ़ते रहें और यहां आए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जी अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो है कि जन्म वैशाली ज़िले में हुआ था? जी, मेरा जन्म धरती जो है वैशाली ही है और वैशाली के गुरौल प्रखंड में मोहनपुर असली एक गांव है जहां मेरा बर्थ प्लेस है। तो ये मतलब कि जैसे समाज सेवा की मन में जो है कि जिज्ञासा कैसे उठ गई आपके अंदर कि नहीं, हमको समाज सेवा करना चाहिए। अक्सर जब घर में बड़े लड़के होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, नहीं हमको पढ़ाई करना है, जॉब करना है, परिवार को संभालना है, तो समाज सेवा का कैसे उठा आपके? इसके पीछे की एक कहानी है। चलते हैं 2010 में, ठीक है? जी हाँ। 2010 की वो वक्त थी, मेरे जीवन का पहला एंट्रेंस था, पॉलिटेक्निक पेपर था। हर कोई युवा चाहता है कि मुझे परीक्षा दे करके पढ़ लिख करके जो है कहीं सरकारी नौकरी मिले, कुछ नौकरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ। उसी क्रम में मैं चला था इंटरव्यू देने, एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम दे करके रांची से लौट रहा था मौर्ज एक्सप्रेस से। और 19 मई 2010 का वो समय था। ट्रेन में भगदड़ मची और मैं गिर गया, या लोगों ने धक्का दिया, मुझे एहसास नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। नीचे गिरा, बचने का कोशिश किया, नहीं बच पाया और ट्रेन के नीचे आकर के मेरा दोनों पैर ऑन स्पॉट कट गया। वो जगह थी मुजफ्फरपुर मिठनपुरा आउटर सिग्नल। और लगभग 2-3 घंटे मैं वहाँ पड़ा रहा। उस दरमियान मेरे पास कीपैड फ़ोन था। हाँ, कीपैड फ़ोन था, तो मैं घर पर फ़ोन कर दिया इस उम्मीद से, क्योंकि मेरा घर गुरौल पड़ता है तो बगल से ट्रेन आते जाते रहता है, तो मैं देखता था कि जो ट्रेन से कटते हैं वो बचते नहीं। अच्छा। तो इस उम्मीद से हमने उस कीपैड मोबाइल से फ़ोन कर दिया कि कम से कम लाश मिल जाएगी और लाश का दाह संस्कार लोग कर पाएंगे घर। हाँ, तो मेरी ज़रा से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं जी भी पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मतलब 0 माइनस में चले जाइए तो भी हम नहीं सोचे होंगे कि हाँ हम जिएंगे भी। तो वो जब यहाँ घर पर फ़ोन किए तो घर पर से मेरे बहनोई लोग रहते थे मुजफ्फरपुर में ही, दोस्त लोग थे, यही लोग सब लोग वहाँ मुजफ्फरपुर आते जाते थे, हम भी जाया करते थे। तो हम तो परीक्षा देकर से उधर से ही लौट रहे थे। तो उस दरमियान क्या हुआ कि ये लोग मुजफ्फरपुर फ़ोन कर दिए मेरे घर से, ठीक है? मुजफ्फरपुर फ़ोन कर दिए, उसके बाद जो है वो लोग मेरे पास आए 2-3 घंटे बाद। उसके बाद इन लोगों को, दोस्तों लोगों को पता चला, दोस्त लोग भी मुजफ्फरपुर जंक्शन से दौड़ते हुए ट्रैक से जो है मेरे पास आए। अच्छा। और वहाँ से सभी लोग उठा करके मुझे रिक्शा पे डाले। रिक्शा पे डालने के बाद जो है एक ऑटो में डाला गया और लेके मुझे जाया गया हॉस्पिटल में। 2-3 हॉस्पिटल थे, प्रशांत और सदर अस्पताल, ये तीनों रेफ़र कर दिए। एक्सेप्ट किया ही नहीं, मतलब पानी टांगने लायक नहीं, जो फर्स्ट एड होता है वो भी काम नहीं किया उन्होंने। बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, सो सरकारी केस है, केस लिखवा करके लाइए, उसके बाद होगा, रेलवे का केस।
तो एक तो वो ऑब्जेक्शन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि ये बचने वाला नहीं है, इसको ले जाइए। मेडिकल ले गए, मेडिकल ले जाने के बाद वहाँ जो है मतलब मेरी एंट्री हुई और वहाँ पर रखा गया, और वहाँ जो इलाज है, इलाज के दरमियान वहाँ बज गए रात के 2, और 2 बजे तो मेरी उल्टी हिचकी आनी शुरू हो गई थी। उल्टी हिचकी जिसको बोलते हैं, मतलब लास्ट स्थिति जिसको बोलते हैं। तो जब उल्टी हिचकी आई तो लोगों ने सोचा कि अब तो स्थिति गंभीर है, तो पैरवी वगैरह लगा करके एक हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में, पटना में भी दिमाग लगाया गया, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं इनको ले लूँगा और बचा लूँगा। नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो रेलवे का केस बोल रहा था, केस जो है हम ले नहीं पाएंगे, बहुत सारे बहाने, लेकिन फिर भी जो है एक पैरवी लगाकर मुजफ्फरपुर में ही एक हॉस्पिटल है, माँ जानकी अस्पताल, बैरिया गोलंबर पे, और उसके डॉक्टर है धीरेन्द्र प्रसाद। उन्होंने इस केस को एंट्री लिया और ये कह करके एंट्री लिया कि मेहनत मेरा और किस्मत इसका। बिल्कुल। और लिया एंट्री। उसके बाद जो है उतनी रात को वो आए और उसके बाद देखने के बाद वो सारे फर्स्ट एड करके आईसीयू में भर्ती किया, इंजेक्शन वगैरह दिया। तो फिर 6-7 दिन के बाद मुझे होश आई तो पता चला कि मेरे दोनों पैर नहीं। मैं तो पूरा सुन्न हो गया था कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, कोई मतलब अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, हम जी क्यों रहे हैं। अभी आँख खुली तो मतलब पूरी तरह से समझिए कि जिसको बना बनाया बिल्डिंग टूट जाता है ना, जैसे उस तरह से ध्वस्त थे हम, क्या कहें। लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की, और उस वक्त पैसे की बहुत घर में ज़्यादा दिक्कत थी। दिक्कत इसलिए था कि 2009 में मेरे बहन की शादी हुई थी, और बहनोई एक बैंकर है, और वो भी बैंकर में नॉर्मल बैंकर नहीं है, ब्रांच मैनेजर है। तो आप सोच सकते हैं कि 2009 में फाइनेंशियली स्थिति लोगों की क्या रही होगी। अगर कोई बैंकर देख करके किसी बच्ची का शादी होता है तो घर के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं उसमें, आप समझ सकते हैं। उसकी सोसाइटी भी वही होती है, तो उसको खर्च करने में बारातियों का तिलक दान दहेज वगैरह जो भी है, तो खर्च बहुत ज़्यादा हो गए थे और घर में पैसे न के बराबर थे। 2009 में मेरे नवंबर में सिस्टर की शादी हुई, और 2010 के मई में 19 मई को मेरा हादसा हो गया। उभरने की कोशिश में थे कि अब तो सिस्टर का शादी हो गया है, अब कुछ करेंगे, कमाएंगे, अपना जिएंगे। लेकिन उसी दरमियान मेरा हादसा हो जाता है और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, मेरे परिवार पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो घर के लोग हॉस्पिटल में इसलिए रो रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इसको कैसे बचाऊंगा। अब पूरी तरह से टूट कर बिखर कर, जिसको बोलते हैं रोना, उस तरह से रो रहे थे। उसी दरमियान बहनोई लोग और उनके परिवार लोग काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिए, और पिताजी जो बनाए हुए थे वो हम समझिए कि भगवान समान। माँ बाप तो भगवान ही होते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे सहयोग मिला वहाँ से। और सहयोग क्या मिला वो भी थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि उनके पिताजी के जो दोस्त लोग थे, जो कभी इंजेक्शन नहीं लिए, किसी भी समस्या को दवा से ठीक करने का कोशिश किए, वो लोग मुझे आकर के ब्लड दिए। इतनी मोटी सुई आकर के इंजेक्ट करना, ब्लड देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हर किसी के लाइफ में, तो वो उन्होंने किया। उसके बाद कभी किसी से पिताजी ने मुंह नहीं खोला था पैसे वगैरह के लिए, तो वो लोग आकर के उम्मीद भी नहीं थे और ना तो कहने गए थे पिताजी कि मुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मुझे सहयोग चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो उनकी आदत न रही ही नहीं। और उस वक्त बिना कहे हुए उनके दोस्त लोग आकर के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश और ब्लड वगैरह, मतलब जो बोलते हैं ना कि भगवान बरसा रहे थे मुझे बचाने के लिए, पता नहीं क्यों। लेकिन सभी लोगों ने जिस तरह से, समाज के भी लोग जिस तरह से खड़ा हुए, मतलब यूँ कहिए कि ऊपर का आदेश था कि इसको बचाना है, क्योंकि इसको जो है समाज में बहुत कुछ करना है, ये शायद संदेश रहा होगा ईश्वर का। तभी उस वक्त मुझे दोबारी ज़िंदगी जो है दी गई ईश्वर के द्वारा, और ज़िंदगी मेरी बची। 3-4 महीने वहाँ, 6 महीने तक रहा लगभग। उसके बाद जो है पिताजी ले गए बहनोई के डेरा पर ले गए। उसके बाद जो है डेरा से फिर गांव आया। गांव आया तो घर की तो स्थिति पूरी ख़राब थी। खेती करके आज भी किसान ही हैं, पर किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो लेके गए, वो क्या बोलते हैं, हाट होता है ना, तो सब्जियां जो होती है आज भी हाट जाते हैं मेरे, आज भी। हाँ, और तब भी जाते थे। तो तब क्या था ना कि प्रतिदिन 500-600 रुपये मेरे जो क्या बोलते हैं कंपाउंडर ड्रेसिंग करता है ना, उसमें लगते थे। प्रतिदिन मेरे पैर का ड्रेसिंग होता था, 6 महीने बाद भी। तो हाट से जो पैसे आते थे सब्जियां बेच करके, वो पैसे उस ड्रेसिंग वाले कंपाउंडर को देना, फिर घर को चलाना, परिवार को देखना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ था। उसको देखकर मेरे आंखों से आंसू ही आते थे, सिर्फ आंसू, और कुछ मैं बोलता ही नहीं था।
प्लस में मेरा दैनिक जो जीवन था वो बेड पर बीत रहा था। मेरे माँ मेरे सेवा कर रहे थे, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे परिवार सभी लोग सेवा कर रहे थे और लोगों का भरपूर सहयोग था। हाँ, भरपूर सहयोग रहा। तो मेरी जो ज़िंदगी बची उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा योगदान रहा। और मेरी ज़िंदगी बची तो मुझे मतलब एक जीने का आस दिया गया कि तुम जियो, लेकिन मेरे पास दिख नहीं रहा था कि मैं जी तो रहा हूँ लेकिन क्यों जी रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं क्यों जी रहा हूँ। उसके बाद 2011-12 में मेरे आर्टिफिशियल लिम्ब लगे। पैर। हाँ, आर्टिफिशियल लिम्ब लगे, जयपुर फुट। तो उसकी आइडिया कैसे मिली आपको कि नहीं हमको आर्टिफिशियल लगाना चाहिए, कहाँ से आइडिया मिला? लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही। उसके बाद जो है अरुणिमा सिन्हा का वीडियो वगैरह देखे, उन्होंने भी जयपुर फुट का प्रयोग किया है। बहुत सारे ऐसे डिजेबल्ड लोग थे जो लगा करके चल रहे थे। क्योंकि देखिए, जिसके साथ समस्या होता है वो समस्या का हल निकालने में लगा होता है। तो बेटे को तो बचा लिए थे, लेकिन उसको खड़ा कैसे करना है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हमारे जीवन में ऐसा कुछ था नहीं दूर दूर तक कि भाई कोई पैर कटा हुआ है किसी का और वो खड़ा होकर चल रहा हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन अब तो खैर बहुत सारे लोग टच में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नादान था। एक ओबीसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और ओबीसी एसटी का थिंकिंग ही होता है कमाओ खाओ, बिल्कुल। उससे ज़्यादा कोई सोच ही नहीं होता है, ना के बराबर होता है। हम लोग अपवाद में ही सेवा में हैं, अपवाद में ही सेवा है। चाहे जो अचीवमेंट है मेरे वो अपवाद में ही है, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो उस वक्त वही सोच लेकर के जो है देख करके लोगों से सलाह लेकर के जयपुर फुट लगाया गया कि भाई ये लोग लगा करके चल रहे हैं तो इसको भी लगा के देखते हैं। तो लगा तो हम चल रहे थे। हम कुछ दिन प्रैक्टिस किए, चले, हम कहे अच्छा बात है। लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं थे कि हम आखिर ये जीने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अच्छा। हम फिर भी संतुष्ट नहीं थे, जीने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो जब हमको लगा कि हमको अब वजह ढूंढना चाहिए, आखिर हम जी क्यों रहे हैं, तो उस वक्त हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमने करने की भी कोशिश की, वो इसलिए कि मेरी एक रिबल लाइफ थी। रिबल लाइफ बोले तो नॉर्मल जो यंग पर्सनालिटी होता है वो लाइफ, ट्रेन में चलना, लफुआगिरी जिसको बोलते हैं, मतलब पूरी लफुआ की तरह ज़िंदगी थी मेरी। हम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, ठीक है। तो वो ज़िंदगी लेकर हम जी रहे थे, एक रिबल पर्सनालिटी थी। और उस स्थिति में डिजेबिलिटी लाइफ एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। तो हम इस वजह से कोशिश की कि मुझे अब जीना नहीं है यार। जाएंगे दोस्तों के पास, लोगों के पास, तो लोग कहेंगे अरे विकलांग हो गया, लंगर है, फलना चलना, बहुत तरह बात। लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस भी नहीं हुई। सक्सेस भी नहीं हुआ। तो हम देखे कि आखिर क्या चाह रहे हैं, इस पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है हमने अरुणिमा सिन्हा का वीडियो फिर से देखा, जो स्टॉक वाली। अच्छा। हाँ, वो देखा तो उसमें तो उनको एक पैर ही कटा हुआ है। उसके बाद एक दो वीडियो मुझे, देखिए सोशल मीडिया का ये है कि आप जिस वीडियो को देखिएगा ना उससे रिलेटेड आपको वीडियो दिखने लगेंगे। हाँ, ऑटोमेटिक। हाँ, तो मैंने वहाँ देखा तो उससे रिलेटेड और भी वीडियो मुझे दिखने लगे जो स्टॉक। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा कि जिसके दोनों हाथ नहीं है वो भी जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट भी है। किसी के दोनों पैर नहीं है वो भी कुछ कर रहे हैं, अचीवमेंट है और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी के पास दोनों आँख नहीं है फिर भी वो इतने अच्छे से जी रहे हैं, कोई अंग उनके काम नहीं कर रहे हैं फिर भी चेयर पे बैठ करके इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत कुछ वहाँ से दिख गया कि अरे यार, इन लोगों के पास इतना कुछ नहीं है फिर भी ये ज़िंदगी जी कर इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए और खुद के लिए, परिवार के लिए। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अब हमें वजह मिल गया है, अब हमें जीना चाहिए। तो हम उसके बाद तो पैर लगा हुआ ही था, साइकिल उठाए, बैग लिए, अपना एक आध दो ड्रेस रखें और बस साइकिल लेकर बिहार झारखंड के टूर पर निकल गए। अच्छा। हाँ, और टूर पर निकले। और मकसद क्या था? मकसद जीरो था। हाँ, कुछ नहीं था। निकले और निकलने के बाद जो है उससे पहले हमें एक और ये मिल गया था, क्या बोलते हैं, सहयोग मिला था कि हमने किसी का मदद किया था। उस पैर लगा था उसके बाद जो है ब्लड डोनेशन करवा के किसी का मदद किया था, बहुत सारा प्रोत्साहन दिए हुए थे। अच्छा। लेकिन वो मेरे माइंड में उस वक्त था नहीं, मैं निकल चुका था। तो अब कहीं मुझे खाने के लिए चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, सोने के लिए जगह चाहिए होंगे, स्नान करने के लिए जगह चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत तो मुझे उस दरमियान थी, लेकिन मैं सोचा न जाओ और निकल गया साइकिल लेकर। अच्छा। निकला तो ये सब चीज़ों की कमी महसूस हुई। तो ये जो दैनिक जीवन की जो जीवन शैलियाँ थी, इसको मैं पेट्रोल पंप
वहाँ बैठता था तो उसके स्टाफ जो है मुझे खिला देते थे, पूछते थे कि हाँ भाई खाना खा लो, क्योंकि बैठा हुआ होता है कोई तो हम लोग भी पूछ लेते हैं। वो लोग भी अपना कर्तव्य निभाए, पूछते थे तो हम 1-2 रोटी जो खिलाते खा लेते, हम कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। शांति चाहिए होता था, कभी मंदिर पर रुक जाते थे, कभी पेट्रोल पंप पर, सुविधा वहाँ अच्छा होता था, शांति सुकून मिलता था, अच्छे खासे लेकर के सोच मेरे पैदे होते थे, वहाँ अच्छे खासे ज़िंदगी जी पाएँ, खुशी से थे। लेकिन ये बात है, उसी वक्त मैं सोच रहा था कि अब करूं क्या करूं, निकल तो चुका हूं, करूं क्या आखिर। उस समय झारखंड में मौजूद थे? नहीं, बिहार में ही घूम रहा था। बिहार में, हाँ, इधर सीतामढ़ी मधुबनी साइड में घूम रहा था साइकिल से। हाँ, तो उसी दरमियान एक ऋषि मुझे मिले थे और वहाँ पर जो है कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ समझने के बाद जो है हम 1-2 घंटा रिलैक्स होकर के हम आंख बंद करके सोच रहे थे कि आखिर करें सो क्या करें। तो वही बात जो मदद किए हुए थे ब्लड का, तो वो बात याद आई कि अरे ब्लड का काम तो बहुत अच्छा है। उसी दरमियान वो फ़ोन भी कर दिया था, तभी याद आई थी। तो ब्लड डोनेशन तो अच्छा काम है। उसके बाद हम सोचे कि मेरी तो वजह जो है, मेरी ज़िंदगी भी तो है उसी ब्लड के वजह से बची हुई है, तो क्यों नहीं हम इस पर काम करें। तो हम जो है ब्लड डोनेशन का काम वहाँ सोचे, ठीक है। और सोचने के बाद पहला ब्लड डोनेशन कैंप हमने नज़दीकी कोचिंग में जा कर के बात करके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया। अच्छा। मुजफ्फरपुर। वो साल कौन सा था? 2013 में था। और मुजफ्फरपुर से जो मेरी शुरुआत हुई, पूरे बिहार और झारखंड के एक-एक ज़िले में पहुंच करके, और मैंने ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पहले किया करता था कॉलेज और कोचिंग में, और उनसे बात करके फिर ब्लड बैंक को टाई अप करके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया करता था। और इसी दरमियान किसी ने मुझे नॉमिनेट कर दिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को लेकर। अच्छा। तो उसी दरमियान मुझे जानकारी मिली कि भाई आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आया है। कॉल आया तो गए, तो मिला, हम कहे ये कैसे हो गया। तो अंडर डिजेबिलिटी सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो है मेरे नाम रिकॉर्ड। हाँ, तो हम देखे कि भाई चलो अच्छी बात है, ब्लड डोनेशन से कम एक रिकॉर्ड तो मिला। उसके बाद इस पर काम हम बढ़ा दिए। बढ़ा क्या दिए कि पूरे बिहार झारखंड जो किए, करने के बाद सभी लोगों से मेरी मुलाकात हो गई तो सभी लोग बहुत तरह के सलाह दिए। अच्छा। सलाह देने के बाद बोले कि खुद का कुछ कीजिए। तो खुद का कुछ किए, मतलब वैशाली ब्लड लाइन के नाम से एक ट्रस्ट बना करके संस्था खोले। हाँ, संस्था खोल करके जहाँ जाते लोकल किसी संस्था से टाई अप करके ब्लड डोनेशन कैंप लगा देते थे, वही लोग सहयोग करते थे। हमारा सिर्फ अवेयरनेस काम था। अच्छा। तो जब यहाँ ब्लड डोनेशन की बात आई कि अपनी संस्था, तो हमने वैशाली ब्लड लाइन को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों में ब्लॉक वाइज अपने कोऑर्डिनेटर बनाए। अच्छा। और ये कोऑर्डिनेटर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते करते बने। अच्छा। ना कि जा करके खोज करके ढूंढ करके बनाए हैं, नहीं। जो ब्लड डोनेशन कैंप हुए, जो ऑर्गेनाइज किए उस ब्लॉक में, उन्हीं को वो कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया गया। और उस ब्लॉक के सारे ब्लड डोनेशन, ब्लड से रिलेटेड केस वगैरह उन्हीं को जाएगा। अगर महुआ का कोई ब्लड का केस है, किसी को चाहिए ब्लड, तो उन्हीं को कॉल करेंगे कि हाँ भाई आप जो है इनको कांटेक्ट कीजिए, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। आप सीधे कांटेक्ट करेंगे तो आपकी मदद संभवतः नहीं हो पाए, लेकिन जब कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मदद हो पाएगी। तो हम वहाँ वो चीज़ किए। उसके बाद जो है 2021 में या 20 में मुझे वर्ल्ड लेवल का ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, जिसमें बिहार झारखंड का नेतृत्व हमने किया। अच्छा। तो उसमें जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे अचीवमेंट मिला। अच्छा, गिनीज भी मिल चुका है। लंदन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, हाँ, तो वो मिला। और उसके बाद जो है बिहार झारखंड नेतृत्व किया था उसमें मैंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है अभी 2021 में गए थे दिल्ली महाराष्ट्र भवन। महाराष्ट्र भवन गए तो वहाँ जो है यूथ आइकन अवार्ड अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री द्वारा मुझे मिला। यूथ आइकन अवार्ड बिहार के नाम से। अच्छा। अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो वर्तमान युवा और केंद्रीय मंत्री है, तो महाराष्ट्र भवन में। और चौथा जो है अभी जोश टॉक मुझे बुलाया था, और जोश टॉक का सेशन हुआ। जोश टॉक के बाद अभी पद्मश्री के लाइन में है। तो ये सब चीज़ें बहुत मेरे लाइफ में मुझे भी बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे मैंने क्या किया। पहले तो रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे लोग मिलते गए, लोगों को इंस्पिरेशन मिलता गया, लोग मेरे सेशन सुनते गए, मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ।
लेकिन वही लोगों ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। रियलाइज़ करवाया तो मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छा, पहला जो कैंप आप करवाए थे 2013 में करवाए थे और अभी 2023 चल रहा है, तो इन 10 सालों में आप लगभग अभी तक कितना कैंप करवा चुके हैं? 30 तारीख को 229वां ब्लड डोनेशन कैंप था कुल। 30 अक्टूबर। हाँ, 30 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था। अच्छा। और 8वां वैशाली ब्लड लाइन का 8वां जो है स्थापना भी दिवस था। अच्छा। तो उस पर जो है मतलब 229वां ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था और सभी लोगों को रक्तदान के बाद मोमेंटो और अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, ये बताइए, इन 10 सालों में आपने जो बुलंदियां हासिल की है, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी जैसी स्थिति में कोई इतना बड़ा आगे बढ़ा हो? बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बिहार में भी है, कुछ बिहार से बाहर हैं, ज़्यादा तो नहीं है अपवाद में। जो भी लोग हैं अपवाद में हैं। अच्छा, जब झारखंड आप निकले थे साइकिल से तो आपके पास कोई मकसद नहीं था, वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो घर वाले समझाए नहीं कि एक तो पहले से ही आप दिव्यांग है, रास्ते में जाएंगे परेशानी होगी, तो फिर घर वालों को परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी? साहब, मुझे जीने का वजह ही पता नहीं था, तो मैं तो पागल था कि साइकिल लेकर निकल गया था ना। घर वाले समझाएंगे नहीं? क्यों समझाएंगे भला? हम तो पागल को कौन समझाता है। अब साइकिल लेकर हम निकल गए थे, मेरे पास ना पैसे थे, ना खाने के लिए थे, न जीने के लिए थे, न मेरे पास कोई सुविधा था। तो जब तक पागल नहीं बनिएगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं दुनिया। अच्छा। हाँ, तो इतने बड़े हमको ये भी पता नहीं था हाँ। कि हम पागल हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि तब हम पागल थे। अच्छा। हाँ। तो आपको लगा कि अब लग रहा है कि उस समय जो किए थे वो सही किए थे? हाँ, सही किए थे। अभी लग रहा है? हाँ, अभी लग रहा है। अच्छा, पहले जो स्ट्रगल आप किए, जैसे जा करके लोगों को जागरूक करना, तो उतना स्ट्रगल अभी भी करना पड़ता है? अब उतना नहीं करना पड़ता है। अब बस चेहरा देख के लोग इंस्पायर हो जाते हैं, नाम सुन के लोग इंस्पायर हो जाते हैं। अब मुझे लोग बुलाते हैं तो पैसे लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज भी जो कोई भी टीम से जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ सेशन करता हूँ तो अभी पैसा नहीं लेता हूँ। अभी नज़दीक में CRPF कैंप मुजफ्फरपुर में मेरा सेशन हुआ था, लाखों रुपए मिल रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल ही रिटर्न कर दिया कि आप देशभक्त हैं, देश का सेवा कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लेना मेरे लिए सही नहीं। हाँ, तो मैंने रिटर्न कर दिया। वहाँ भी कैंप हुआ। अब अगर दूसरी बात, ब्लड डोनेशन कैंप जो करते हैं, मैं वहाँ पर फ्री सेशन करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी तक ब्लड डोनेशन के माध्यम से लगभग कितने लोगों की जान बचाई जा चुकी होगी आपके संस्था के माध्यम से? एक ब्लड डोनेशन कैंप में 20-25 यूनिट एवरेज ले लेते हैं। देखो, किसी में 40 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 50 हो जाता है, ज़्यादा है 100 यूनिट तक हो जाता है। लेकिन हम 25 से 30 यूनिट का एवरेज लें तो 229 में गुना कर दीजिए उतना से, हमको लगता है 10,000 यूनिट कलेक्शन हो गया होगा। तो एक यूनिट में 3 लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती है, तो 30,000 लोग कह सकते हैं। 30,000 लोगों की डायरेक्टली आपने जान बचाई। हाँ। अच्छा, ये जो ब्लड आप लेते हैं, ये कैसे इसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाता है लोगों के पास तक? इसको मार्केट नहीं बोलते हैं मालिक, लोगों मरीजों तक। ये ब्लड बैंक होता है, ठीक है। जो ब्लड कलेक्शन होता है वो ब्लड बैंक में जाता है। और तो किसी से टाई अप है या अपना खुद का है? जैसे वैशाली जो ब्लड लाइन का नहीं है। हाँ। मैं उस लायक नहीं हूँ कि 60 लाख रुपए लगा करके मैं ब्लड बैंक इस्टेब्लिश करूँ। अच्छा। और फिर समाज का सेवा कर पाऊँ। मेरे चढ़ने के लिए अब हो गया है, एक स्कूटी है, देख रहे हैं वो होंगे, वो बिल्कुल। दिखाइएगा वहाँ, जरा कैमरा पे दिखाइएगा वहाँ स्कूटी। वाफी का है? हाँ, वो स्कूटी जो है मेरी ही है और अपनी कमाई से अभी अपनी कमाई से खरीदा हूँ। अभी वो किस्त में ही है, ठीक है। अच्छा। और किस्त इसलिए भी लिया हूँ कि आगे सिविल बन सके, टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया हूँ, क्योंकि अभी दिखना चाहिए, सिविल जो है दिखना चाहिए, इसलिए मैंने लिया। वो अलग बात है। पहले कुछ दिन पहले साइकिल पर चढ़ा करता था। तो मेरी वो स्टेटस नहीं है कि हम 60 लाख रुपए लगाकर ब्लड बैंक खोलें और फिर समाज को समर्पित करें और सेवा करें। अगर लगता है किन्हीं को कि नहीं मुझे ब्लड बैंक खोलना चाहिए, तो आप आगे आइए, सहयोग दीजिए, हम निश्चित रूप से खोलेंगे और आपको समर्पित करेंगे, क्योंकि समाज के सहयोग के बगैर संभव नहीं है सेवा। अच्छा, आप जब उस समय जॉब के लिए गए थे, अप्लाई करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो उस समय आपका एजुकेशन क्या था? 10th ही रहे होंगे। 10th क्या? हाँ, वो पॉलिटेक्निक 10th पर ही था। अच्छा। हाँ। और अभी आपकी एजुकेशन क्या है? अभी मेरी PhD है। और यानी डिसेबल होने के बाद भी आपने पढ़ाई कंटिन्यू हाँ, पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखा था। पढ़ाई ही था जो मुझे घर से जोड़ा रखा, और नहीं तो मैं घर पर नहीं होता। हाँ, 10th करके निकला था। आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के लिए लगा करके जब मैं निकला था टूर पे, तो मुझे घर पर आने की इच्छा ही नहीं थी कि मैं गांव जाऊं भी। लेकिन जो पढ़ाई से जुड़ा रहा, उसी दरमियान परीक्षा वगैरह देने के लिए आता रहा, जाना पड़ता। हाँ। अच्छा,
तो डायरेक्टली मिला जुला करके अभी तक भाई साहब जो यानी डॉक्टर संदीप जी जो हैं वो 30,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। जो बंदा कभी जो है कि सोच रहे थे कि नहीं हमको जीने का कोई मकसद नहीं, हमको मर जाना चाहिए, सुसाइड अटैम्प्ट भी किए, लेकिन वो जो है कि अपने बल पे अपने दम पे 30,000 लोगों की जान बचाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे हम जी। जब हॉस्पिटल से डेरा मुजफ्फरपुर गया और मुजफ्फरपुर से जब मैं घर पर आया था अच्छा। तो मेरी जो स्थिति थी हाँ। वो बहुत भयावह थी। मैंने बताया कि जो हाट जाते थे लोग, हाट से जो बेच करके सब्जियां पैसा आया करता था उससे मेरे ड्रेसिंग के पैसे दिए जाते थे और ड्रेसिंग के पैसे के अगर नहीं होते थे तो उधार भी रह जाता था कभी कभी, क्योंकि खेत में सब्जियां सभी दिन नहीं तोड़े जाते थे। तो जब सब्जियां होगी तभी तो हाँ। तो उस दरमियान चुनाव था, 2010 का वो वक्त था। अच्छा। 2010 का वक्त था और उस वक्त चुनाव था और चुनाव में राजनीति माहौल था तो नेता लोग बहुत हमारे गांव में आए थे। अच्छा। हाँ, विधायक जी लोग। हाँ, बहुत लोग आए थे, विधायक लोग आए थे, मंत्री लोग आए थे और वो ये वादा किए हमारे साथ। मैंने बुलाया भी नहीं, कभी मेरा किसी राजनीति से संबंध नहीं, अभी भी नहीं है, ना रखूँगा कभी, मेरी राजनीति का कोई इच्छा ही नहीं रहा। तो वो लोग घर पर आए और घर पर पूरा आश्वासन दिए कि मैं आपके साथ हूँ। पूरा ठोक बजा के ऐसे ही भाषा में बोले कि मैं आपके साथ हूँ, पीठी पर हाथ दे करके। और पूरे समाज के लोग, समाज के ही नहीं पूरे गरौल के लगभग लोग साथ में थे, ठीक है, लीडर टाइप जो भी लोग थे सभी। तो जो आर्टिफिशियल मेरा लिम्ब लगा ना, तो पैर लगा, तो मैं गया उनके पास कि भाई मैं उनके पास जाना चाहता हूँ जो मुझे आश्वासन दे के गए थे कि पूरा साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े। तो हम इसी उम्मीद से गए कि मुझे जो है कहीं जगह दे देंगे, क्योंकि नेताओं का बहुत सारा लिंक होता है, मंत्रालय में होता है, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन ऐसा कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। जहाँ तक हतोत्साहित करने वाला बात जो है बोला गया मेरे साथ कि दुकान कर लो, ये कर लो, ऐसे तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें। फाइनली मेरे यहाँ के विधायक थे, वो शिक्षा मंत्री भी बने, हमें लगा कि शायद वो नौकरी दे देंगे, लेकिन वो 10,000 रुपये मुझे दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो हाँ वो 10,000 रुपये मुझे दिए। तो मैंने कहा कि इस 10,000 रुपये से मुझे क्या होने वाला है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप भी इसको एक्सेप्ट करिए मेरे तरफ से और सहयोग राशि मान के रख लीजिए। हाँ, और दे करके मैं चला आया तो आज अच्छा मुकाम पर हूँ जहाँ हूँ, क्योंकि हैट्स ऑफ यू कहेंगे उनको भी कि उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी या कहीं कुछ ऐसा सेटल नहीं किया। अगर वो सेटल किए हुए होते तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एक माध्यम था, लेकिन अभी इतने बड़े लेवल हाँ, आज पता चल रहा है कि नेता तो किसी का नहीं होता, तो अब नेताओं से दूरी ही बना करके रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए बिहार में कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि बिहार के जो लोग होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है और वो जो अगर किसी चीज़ को ठान ले तो वो सच में पूरा करके ही दिखाते हैं। और उसी में से एक एग्जाम्पल है डॉक्टर संदीप जी। और ये संदीप जी अपने माध्यम से जो कि ब्लड डोनेशन करा करके 30,000 लोगों की जान बचा लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा शायद ही अमूमन ही देखने को मिलता है, शायद बिहार में नहीं होगा। और इस स्थिति में यानी कहे तो डिसेबल है, उस स्थिति में जो है कि कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों को और अपने बिहार का नाम काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो बाकी आप लोग जो है कि संदीप जी के बारे में, डॉक्टर संदीप जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके कार्यों के प्रति आपकी क्या राय है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।